हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में जिनकी आवाज़ ही उनकी पहचान है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ निनाद कामत की। आपने शायद इन्हें कई टीवी सीरियल्स में, फिल्मों में या एड फिल्म्स में देखा होगा, लेकिन आप में से बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि निनाद कामत एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं, डबिंग आर्टिस्ट भी हैं। इन्होंने कई इंग्लिश फिल्मों के लिए हिंदी डबिंग तो दी ही दी है, साथ में कार्टून फिल्मों के लिए भी इन्होंने अपनी आवाज़ें दी हैं। और ये कोई आज से काम नहीं कर रहे हैं टेलीविज़न में, फिल्मों में, एड फिल्मों में, बल्कि अर्लीज़ 90s में इन्होंने टेलीविज़न पर काम करना शुरू किया था। और आज इन्हें 30 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं इंडस्ट्री में काम करते हुए। और सबसे जो ख़राब बात ये है कि इन्हें आज भी जो है इनकी प्रतिभा, इनके टैलेंट को दिखाने के लिए ये बाकायदा ऑडिशन देते हैं, पर उसके बावजूद भी इन्हें इंडस्ट्री में वो मुकाम नहीं मिला जो ये डिज़र्व करते हैं। इनफैक्ट हमारे इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आपको कई ऐसे चेहरे मिलेंगे जो पर्दे के सामने तो काम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ में पर्दे के पीछे भी काम कर रहे हैं, लेकिन ना पर्दे के पीछे ना पर्दे के आगे उन्हें वो पहचान मिल रही है, वो इज़्ज़त मिल रही है कि जो ये डिज़र्व करते हैं। बट थैंक्स टू दीज इंटरव्यू वाले पॉडकास्ट जिसमें इन्हें बुलाया जाता है और ऐसे शोज़ में आकर जो है काफ़ी लोगों को इनके बारे में जानने को मिला। ख़ास तौर पे अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो मैं इन्हें अपने बचपन से काम करते हुए देख रही हूँ। मैंने इन्हें टेलीविज़न पर काम करते हुए देखा है, मैंने इनकी कितनी एड फिल्में देखी हैं और इन्होंने एड फिल्मों के लिए भी अपनी डबिंग कर रखी है। अगर आपको याद होगा वो सैफ अली खान का वाओ या सचिन का आइला, ये भी इन्हीं का ही इन्वेंशन है। और तो और आप लोगों को मैं याद दिला दूं कि एवेंजर्स जो मूवीज़ आई थी, एवेंजर की जो मूवी आई थी और उसमें जो थैनोस की जो आवाज़ थी, हिंदी अगर डब की मैं बात करूं, तो वो भी इन्होंने ही दी थी। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे, इन्हें पहचान ही गए होंगे, और शायद मेरी उस बात को भी आप समझ गए होंगे जो मैंने अपने स्टार्टिंग के पॉडकास्ट में कही थी कि इनकी आवाज़ ही इनकी पहचान है। और जिस तरीके से इन्होंने इस पॉडकास्ट में अपनी टैलेंट दिखाया है, क्या रणबीर कपूर, क्या अक्षय कुमार, सलमान खान, संजीव कुमार, सबकी आवाज़ें सेकंड सेकंड में इन्होंने निकाली हैं और इतनी अच्छी इन्होंने टेक्निक्स बताई हैं, शेयर किया है, अपना एक्सपीरियंस इन्होंने शेयर किया है जो काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग लगेगा सुनने में, जो शायद बहुत कम लोग इनके बारे में जानते होंगे। आज की जनरेशन को तो इनके बारे में जानना ही जानना चाहिए, और जो हमारी जनरेशन थी जो इन्हें अपने बचपन से टेलीविज़न पर देख रही है, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है कि हम इनके बारे में जान सकें। क्योंकि ऑब्वियसली मैं जैसे कि आपको पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं अपने बचपन से इनको टेलीविज़न पर देख रही हूँ, तो न जाने कई ऐसे आर्टिस्ट हैं आज की तारीख में जिन्हें हम अर्लीज़ 90s में देखा करते थे और आज वो आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, लेकिन उनके बारे में एग्जैक्टली उनकी स्ट्रगल के बारे में हम लोगों को जानने का मौका ही नहीं मिलता। उधर हम नेपो किड की पीड़ा को सुनते हैं कि देखो कैसे नेपोटिज़्म का हवाला देकर जो स्टार किड्स हैं उन्हें हैरेस किया जाता है, उन्हें कंपेयर किया जाता है, उन्हें बुली किया जाता है। पर कुछ ऐसे भी आर्टिस्ट हैं इंडस्ट्री में जो रोज़ उठते हैं उसी जोश के साथ कि हम कुछ करेंगे, कुछ अपने जीवन को सार्थक करेंगे, अपने अंदर जो टैलेंट है उसको एक अच्छा राइट प्लेटफॉर्म दिलाने के लिए जद्दोजहद करेंगे। और
वो रोज़ करते हैं, कोशिश करते हैं, रोज़ फेल होते हैं, पर उनकी जो कोशिशें हैं वो इतने सालों से वैसी की वैसी जो हैं वो जारी हैं, और उनके स्ट्रगल के बारे में किसी को भी नहीं पता है। तो सबसे पहले तो मैं इन पॉडकास्टर जो इंटरव्यू वाले हैं उनको धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो अपने चैनल पर ऐसे लोगों को लेकर आते हैं जिनकी वाकई एक जेन्युइन स्टोरी है, एक जेन्युइन स्ट्रगल है, एक जेन्युइन जिनका टैलेंट है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा आभारी हूँ। एक्चुअली निनाद कामत ने 2 पॉडकास्ट में आकर अपने इंटरव्यूज़ दिए हैं, मैंने तो एक ही देखा है, लेकिन मैं दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे न जाने कितने आर्टिस्ट हैं जो वाकई डिज़र्व करते हैं एक प्लेटफॉर्म अपने टैलेंट को दिखाने के लिए, चाहे वो बड़ा पर्दा हो, छोटा पर्दा हो, ओटीटी प्लेटफॉर्म हो। मैं तो कहती हूँ कि इन्हें अच्छी वो मिलनी चाहिए पोजीशन, और वो तभी मिल सकती है जब हम इनके बारे में जान सकते हैं, हम इन्हें सोशल मीडिया अकाउंट पर फॉलो करें। कैसे भी जो है हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जब आप इनका इंटरव्यू सुनेंगे ना तो आपको पता चलेगा यार बंदे को तो कितना कुछ पता है, और जो इसके एक्टिंग स्किल्स हैं वो ये अपने डबिंग वाले जो प्रोफेशन में भी ये शख्स इसको कितने खूबसूरती से इस्तेमाल करता है। इन्होंने एआई का भी जो है वॉइस निकाल के बताया कि कैसे अगर आने वाले समय में एआई जैसे कि काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है आज की जनरेशन को, तो अगर उससे डबिंग करवाई जाए तो वो कैसे बोलेंगे। इतना ये मल्टी टैलेंटेड बंदा है। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे मल्टी टैलेंटेड बंदे को, शख्स को एक रिकग्नाइजेशन तो मिलना चाहिए। अक्सर हम लोग, मैं ये बात हमेशा अपने चैनल पर बोलती हूँ कि लोगों को एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि जिनके बारे में बात होती है, क्योंकि उनमें बात होती है तभी तो उनके बारे में बात होती है, ये कुछ ऐसी बातें हम ये फ़लसफ़े बोलते हैं, बट एक्चुअल में जिनके बारे में बात नहीं होती ना, बात उन्हीं में होती है। इसीलिए मैं अपने चैनल पर ऐसे अंडररेटेड फ़िल्में, आर्टिस्टों के बारे में बात करती हूँ जिनमें वाकई पोटेंशियल था, लेकिन उन्हें जो है पता नहीं पॉलिटिक्स के चलते या एक बैड लक के चलते या एक बैड किस्मत के चलते जो है वो सब नहीं मिला। वो कहते हैं ना, अल्लाह मेहरबान तो गधा भी पहलवान। लेकिन जब अल्लाह ही मेहरबान ना हो तो पहलवान कितना भी तगड़ा क्यों ना हो वो गधा ही लगता है, क्योंकि अल्लाह मेहरबान है ही नहीं। तो यही सिचुएशन की वजह से जो है मुझे लगता है कि ऐसे न जाने कितने आर्टिस्ट हैं जो अभी भी मेहनत कर रहे हैं उतनी ही शिद्दत के साथ, उतने ही करेज के साथ, पर उनको अभी तक वो रिस्पेक्ट नहीं मिला है। और ये शख्स निनाद तो अर्ली 90s में इन्होंने काम करना शुरू किया था। इनका एक शो आया करता था कैंपस, जो कि जी टीवी पे था। कॉलेज की लाइफ के ऊपर ये शो आधारित था, जिसमें कॉलेज की फ्रेंडशिप, पॉलिटिक्स, लव, जो स्ट्रेस होता है स्टूडेंट को पढ़ने का, टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप होता है, काफ़ी उस ज़माने का काफ़ी पॉपुलर शो हुआ करता था। और इस शो को बनाया था संजीव भट्टाचार्य ने। संजीव भट्टाचार्य की भी बड़ी ही दिलचस्प कहानी है, लेकिन वही वाली बात है, दिलचस्प इसीलिए है क्योंकि कहानी में बहुत कुछ है, लेकिन समय उनके पास बहुत कम था। यानी कि बहुत ही यंग एज में वो भी ये दुनिया छोड़कर चले गए। अर्लीज़ 90s में उनका काम सर चढ़ के बोल रहा था, और तभी लेट 90s में ये खबर निकल कर आती है एक दिन अचानक कि उनकी आकस्मिक डेथ हो गई है। अपने ज़माने के बड़े ही मशहूर डायरेक्टर हुआ करते थे, और उनके बनाए हुए सीरियल उस ज़माने में काफ़ी हिट थे, जिसमें से एक जी टीवी का ही एक शो था जिसका नाम था अमानत, जिसे वो बना रहे थे, और बनाते वक्त ही उनकी डेथ हो गई। यानी कि वो शो के साथ जुड़े हुए थे और अचानक उनको शायद हार्ट अटैक आया, जिसकी वजह से, अब मुझे इतना याद नहीं है क्योंकि उनके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं
नहीं है, लेकिन मैंने जितने भी पुराने 90s के जो आर्टिस्ट हैं उनके मुंह से अक्सर संजीव भट्टाचार्य की मैंने तारीफ़ सुनी है कि बहुत ही जीनियस डायरेक्टर थे, उनका एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग विज़न था। इनफैक्ट वो एक और प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, बना रहे थे, जो सोनी पर एक शो था चैलेंज करके, जिसे वो डायरेक्ट कर रहे थे, पर अनफॉर्चुनेटली बीच में उनकी डेथ हो गई। तो जाहिर सी बात है उनके कुछ एपिसोड्स ऑन एयर हुए जो लेट 90s में आया था सोनी पर, तो फिर बाद में कोई और डायरेक्टर ने उसको टेक ओवर कर लिया, क्योंकि भाई जो प्रोफेशन होता है, ये जो ग्लैमर इंडस्ट्री होती है, यहाँ पर एक फ़लसफ़ा काफ़ी बोला जाता है कि शो मस्ट गो ऑन। तो इसी फ़लसफ़े को हर आर्टिस्ट अपनाता है कि मैं नहीं रहूँगा तो मेरी जगह पर कोई और आर्टिस्ट आकर मेरी जगह ले लेगा, यानी कि मैं काम नहीं करूँगा तो किसी और को मिल जाएगा, काम कभी रुकता नहीं है। और अब ये लाइन है शो मस्ट गो ऑन की, ये अधिकतर अब हर प्रोफेशन में आने लगी है। मतलब आज की तारीख में किसी को भी कमी नहीं है। ठीक है, एक एम्प्लॉय जाता है, कुछ वक्त लगता है, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन कोई नया अगर आपको उससे भी बेहतर कर्मचारी मिल जाता है तो वापस से काम शुरू हो जाता है। तो दुनिया किसी के लिए कहते हैं ना रुकती नहीं है। तो संजीव भट्टाचार्य उस वक्त के बहुत ही मशहूर जो थे डायरेक्टर थे, उन्होंने लेट 80s में अपना करियर शुरू किया था और करते करते उन्होंने काफ़ी अच्छे बेहतरीन टेलीविज़न के शोज़ बनाए थे। लेकिन वही वाली बात है कि उनकी भी बड़ी सडन डेथ हुई थी, जिसकी वजह से इंडस्ट्री को उस वक्त काफ़ी झटका लगा था, क्योंकि वो ऑलरेडी 2 और प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे। एक तो चैलेंज था, दूसरा एक और शो था जिसको वो डायरेक्ट करने वाले थे या डायरेक्ट कर रहे थे। तो ये उस ज़माने की बात है जिस ज़माने में सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था। शायद आज ऐसा कुछ होता तो सोशल मीडिया उनके बारे में ज़रूर कोई इन्फॉर्मेशन बताता, और यही वजह है कि इतना बेहतरीन डायरेक्टर होने के बावजूद भी उनकी जो निजी जीवन के बारे में, उनके बारे में ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो उस टाइम पर दुनिया छोड़ कर गए जब सोशल मीडिया नाम की कोई दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। इनफैक्ट फेसबुक, इंस्टाग्राम या ये ओटीटी प्लेटफॉर्म या ये जितने आज के ज़माने में हमारे पास ये जो नए नए चीज़ें आई हैं, उस ज़माने में तो हुआ ही नहीं करती थी। हमें ये अंदाज़ा भी नहीं था कि 2025 में ज़माना कितना बदल जाएगा, और आने वाले समय में आज से 10 साल बाद तो पता नहीं क्या से क्या होगा। कभी कभी लगता है कि हम होंगे भी या नहीं होंगे, क्योंकि लाइफ इतनी अनसर्टन हो चुकी है। तो खैर, संजीव भट्टाचार्य के बारे में मैंने बात करी, और कैंपस ये सीरियल भी संजीव भट्टाचार्य ने ही बनाया था, और निनाद कामत ने उनका भी जिक्र किया है। और इसी वजह से मुझे लगा कि संजीव भट्टाचार्य के बारे में मैं भी कुछ 2 शब्द कहूँ, क्योंकि मैंने उनके शोज़ देखे हैं। उस वक्त मैं बहुत यंग थी जब मुझे पता चला था कि उनकी डेथ हो गई है, क्योंकि वो टाइम पर हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे, और हमको सिर्फ उस वक्त ये शौक़ था कि भाई पर्दे पर हमें सीरियल देखना है और उस स्टार को देखना है, बस। पर्दे के पीछे क्या ज़िंदगी है हमें इतना ज़्यादा पता नहीं होता था, ना हमारा जानने का इंटरेस्ट हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे अब समय बदल रहा है तो हमें पर्दे के पीछे की ज़िंदगी जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, अगर मैं अपनी बात करूं। और यही वजह है कि मैंने निनाद कामत साहब के बारे में बात करना इसीलिए भी ज़रूरी समझा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मुझे और उनके बारे में जानने को मिले। हालांकि उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी ज़्यादा आपको जानने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हर कोई इंसान अपनी पर्सनल लाइफ को अपना वो नहीं पब्लिक में नहीं लाता है। हर कोई सोचता है कि भाई हमारी प्रोफेशनल लाइफ अगर है तो वही है, पर्सनल को हम ना लेकर आएँ। तो कई लोग काफ़ी अपनी पर्सनल लाइफ को डिसेंटली मेंटेन करते हैं, प्राइवेट रखते हैं। तो यही वजह है कि उनके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। बट उनके अगर आप इंटरव्यू सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों उनके बारे में बात कर रही हूँ। अच्छा, 90s के ही एक अर्ली
अर्ली 90s की बात तो मैं नहीं कर रही हूँ, अब मैं लेट 90s में कार्टून नेटवर्क पर एक शो आया करता था, कार्टून शो द मास्क करके। उसका जो हिंदी वर्जन था उसकी आवाज़ भी निनाद कामत साहब ने निकाली है, और कितने बेहतरीन तरीके से निकाली है। मुझे आज भी वो शो थोड़ा बहुत याद है और मुझे बड़ा अच्छा लगता था, स्पेशली जब वो हिंदी में आता था तो मैं ज़रूर देखती थी, क्योंकि कार्टून नेटवर्क पे एक पर्टिकुलर टाइम होता था जिसमें हिंदी डब कार्टून आया करते थे। हम एक वक्त पे कार्टून नेटवर्क बहुत देखा करते थे। हालांकि मुझे पर्सनली शौक़ नहीं था, लेकिन जो मेरे बाकी सिबलिंग्स थे उनको शौक़ था, तो मैं भी थोड़ा बहुत कभी कभी देख लेती थी। बट मुझे मास्क का ये हिंदी डब वर्जन बड़ा अच्छा लगता था, और जिस तरीके से एक एक सेकंड में उन्होंने बताया कि वो कैसे अपनी वॉइस चेंज करते थे, वाकई ये काबिले तारीफ़ है। मतलब वाकई ये हिडन टैलेंट है जो आपको देखने को मिलेगा, जो शायद आपको बड़े बड़े नेपो किड्स में भी देखने को ना मिले। तो मैं ज़रूर कहूँगी कि आप इनका इंटरव्यू सुनिए और इनके टैलेंट से बिल्कुल कहते हैं ना, बिल्कुल मुलाकात कीजिए, इनके टैलेंट को जानिए कि वाकई टैलेंट किस चिड़िया का नाम है, ये निनाद कामत आपने इंटरव्यू में आपको बताएंगे। तो इनकी ये जो जर्नी है, इन्होंने सीरियल से शुरुआत करी, कैंपस, इम्तिहान। मैंने इनको शुभ मंगल सावधान जो सारा वन पे आता था उसमें भी मैंने इनको देखा है। इनफैक्ट कई ऐसे मैंने और भी शोज़ में इनको देखा है जिनके बारे में तो शायद इन्होंने भी कभी बात नहीं की अपने इंटरव्यूज़ में। तो बहुत काम किया है, और उन्होंने बताया है कि इनके फादर की तबीयत ख़राब हो गई थी तो सारी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके कंधों पर आ गई थी, इसलिए इनको जो काम मिलता था ये करते थे। तो वाकई इनकी जो कहते हैं ना, कुछ कर गुज़रने का जो जज्बा था, जब जिस इंसान के अंदर कुछ कर गुज़रने का जज्बा होता है ना, वो फिर काफ़ी मतलब अपने आप को पॉलिश भी करता है, अपने पर काम भी करता है, अपने पर मेहनत करता है, क्योंकि वो जज्बा ही होता है कि वो उसको एक किक देता है। कुछ लोग अपने आप को किक देने के लिए बहुत कुछ ऊट जलूट सी हरकतें करते हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर आपको अपने आप को किक देनी है तो अपने पर काम करें, अपनी क्वालिटीज़ को और इम्प्रोवाइज़ करें, ताकि आप उसमें कुछ और भी बेहतरीन ऐड करके अपने आप को और भी ज़्यादा जो है प्रतिभाशाली बना सकें। और यही निनाद कामत साहब ने किया है। तो जितना भी मैंने उन्हें जान पाई हूँ, समझ पाई हूँ, हैट्स ऑफ टू हिम, हैट्स ऑफ, उनके टैलेंट को मैं सलाम करती हूँ। एक राम कुमार प्रसाद की 13वीं नाम की भी कोई फिल्म आई थी, उसमें भी इन्होंने काम किया था, जो शायद नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, मैंने अभी तक नहीं देखी है। तो मैं चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने नहीं देखी है, आप लोगों के पास अगर नेटफ्लिक्स का एक्सेस है तो ज़रूर देखिए और निनाद कामत के टैलेंट को सपोर्ट कीजिए। भाई मेरा इनसे एक रिश्ता बचपन का है, मैं बचपन में इनके सीरियल्स देखा करती थी और मैं अपना बड़ा सौभाग्य मानती हूँ कि मैं इनके बारे में बात कर रही हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इनके बारे में कभी बात करूँगी। मैंने इनका काम, इनकी जर्नी देखी है और मैं सैल्यूट करती हूँ कि इन्होंने क्या अपने आप को एक तरीके से इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अभी भी सस्टेन किया हुआ है। अब देखिए पर्दे के पीछे इसकी क्या स्टोरी है मुझे नहीं पता, लेकिन जितना भी मैंने जाना है बंदे में टैलेंट तो है, बस कमी है तो एक सपोर्ट की, जो मुझे लगता है हमें एज अ ऑडियंस इन्हें देना चाहिए। और इनकी जर्नी को आप लोग अगर खुद इनके मुंह से सुने तो वो ज़्यादा सही रहेगा। और इन्होंने बताया कि किस तरीके से अब जो डबिंग प्रोफेशन है उसमें भी कितनी पॉलिटिक्स होती है, क्या क्या उन्हें चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, सारे अपने एक्सपीरियंसेस। और आज की जो जनरेशन है जो डबिंग प्रोफेशन में आना चाहती है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना चाहती है, तो उनको क्या करना चाहिए, वो सारी बातें आपको इनके इंटरव्यूज़ में जानने को मिलेंगी। तो मैं लिंक डाल दूँगी, आप देखिए और अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपने ऑलरेडी इनका जो है देख रखा है इंटरव्यू, तो मुझे बताइए आपको इनका इंटरव्यू कैसा लगा, इनका पॉडकास्ट कैसा लगा।
और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो किसी और के साथ शेयर करने लायक है तो ज़रूर शेयर कीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अपना कोई ओपिनियन, अपना कोई व्यू पॉइंट शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन मेरा खुला है, आप आइए और इसमें जो भी अपने दिल की मन की बात है ज़रूर लिखिए। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के फीडबैक का। तो बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ ब्लेस्ड डे। और प्लीज़ 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 इन्हें सपोर्ट कीजिए और इनके जो है इनकी जर्नी को अप्रिशिएट कीजिए, और जिन्होंने इन्हें अपने पॉडकास्ट में बुलाया है उनके चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। वो एक अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे टैलेंटेड लोगों को अपने पॉडकास्ट इंटरव्यू वाले में बुला रहे हैं और हमें इनकी आवाज़ और इनके चेहरे दोनों के दर्शन करवा रहे हैं। मतलब मैं बहुत 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 शुक्रगुज़ार हूँ इन दो पॉडकास्टर की जिन्होंने ननाद को अपने चैनल पर बुलाया और इनकी ज़िंदगी के बारे में हमें जानने का मौका दिलवाया। तो बहुत जल्दी मिलूँगी और बस जल्दी मिलती हूँ। और मुझे बताइएगा आप लोगों को मेरी ये कोशिश कैसी लगी, आप लोगों को मेरा ये प्रयास कैसा लगा, कि आप लोग क्या और भी ऐसे चेहरों के बारे में जानना चाहते हैं जिनके पास टैलेंट तो भरपूर है लेकिन गुमनामी भी इनके पास भरपूर है, क्योंकि मतलब नाम के लिए आज भी ये संघर्ष कर रहे हैं अपना नाम बनाने के लिए। और कई बार तो हमें इन्हें चेहरे से तो पहचानते हैं लेकिन इनके नाम से हम इन्हें जानते नहीं हैं। कभी कभी इनकी आवाज़ हमें इनका वो जानने पर मजबूर कर देती है, लेकिन हमें ना ही इनके चेहरे का पता होता है ना ही इनके नाम का पता होता है, इसीलिए हम इन तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो इसी वजह से बहुत सारे टैलेंटेड लोगों का टैलेंट हम देखने जानने से महरूम रह जाते हैं। तो बस यही कोशिश रहती है कि ऐसे चेहरों को मैं आपसे परिचय करवा सकूं। तो बस अब मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। बोलना तो बहुत कुछ है लेकिन समय थोड़ा मुझे रोक रहा है, बांधा डाल रहा है, आपके और मेरे बीच में आ रहा है, तो मुझे समय की भी मर्यादा रखनी है। तो बस थैंक यू सो मच।